खैर तो है। आप कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। अल्लाह खैर करे। कौन सी मुसीबत? गुल मोहम्मद के बच्चे जवान हो गए और उसकी शादी को एक अरसा गुजर गया, लेकिन उसकी दूसरी शादी का मसला हमारे लिए आज तक एक मुसीबत बनी हुई है। गुल मोहम्मद के दुश्मन तो ये गांव छोड़कर बाहर चले गए। यहाँ के गली कूचों में तो फकीरे के कदमों के निशान भी बाकी नहीं रहे। फकीरा गांव छोड़ गया है, लेकिन गैरत का साथ नहीं छोड़ा उसने। वो कल भी मेरे पास आया था। तो आखिर वो चाहता क्या है? उसके इरादों का मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस जिद्दी और हठधर्म इंसान की आंखों में आज भी मेरा भाई एक कांटे की तरह खड़कता है। अजीब शख्स है। गांव छोड़ के भी वो गुल मोहम्मद को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुद भी यही समझता रहा कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद फकीर का गुस्सा ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन जब गुल मोहम्मद ने यहां ना जाना शुरू कर दिया तो फकीरे के सीने में सुलगती चिंगारियां फिर से भड़क उठी। अब क्या बनेगा? उसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आते। उसने शर फसाद की टान ली है। यह झगड़ा अब गुल मोहम्मद और फकीरे के दरमियान नहीं, इसमें मैं भी शामिल होऊंगा। दूसरों के झगड़ों से हमारा क्या काम? फकीरा जाने और गुल मोहम्मद। तुम क्या समझती हो कि मेरे भाई के गिरेबान में कोई हाथ डालेगा और मैं खड़ा उसका तमाशा देखता रहूंगा? तो क्या आप भी? मेरे भाई ने मेरे ही सहारे इस गांव में कदम रखा है। अगर यह जमीन आग का गोला भी बन जाए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्या बात है दुलिया, बड़े स्पीड में जा रहे हो। अब तो तुम बांडे के खान बन गए। गांव की खानी तो हम तुम्हारे लिए छोड़ गए, और क्या चाहते हो? गांव छोड़कर भी आजकल गांव के बड़े चक्कर लगा रहे हो। खैर तो है दुलिया, क्या बात है? गांव हम छोड़ गए थे इंसानों के लिए, शैतानों के लिए नहीं। और तुम शैतानों का साथ देने लगे हो मलंगे। शैतान? हमारे दुश्मन, हमारे मुखालिफ। गड़े मुर्दों को काटने से कोई फायदा नहीं है दुलिया। ये दुश्मनी की आग एक दफा भड़क उठी ना, तो इनके शोलों से कोई महफूज नहीं रहेगा। इस आग को भड़काने में तुम्हारा भी हाथ है जरगुला। गुल मोहम्मद खुद नहीं, शेर खान के कंधे पर सवार होकर इस गांव में दाखिल हुआ है। शेर खान अपने भाई के रिश्ते से कैसे इनकार कर सकता है? उन्हें भाई अजीज है तो फिर हमसे दोस्ती की उम्मीद न रखे। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। हाँ, तुम्हारे पर्चों के मुतालिक मैंने तुमसे पूछा नहीं। कैसे हुए तुम्हारे पर्चे? बहुत अच्छे मामा जी। शाबाश, ऐसी अच्छी अच्छी बातें किया करो मेरे सामने। नतीजा कब निकलेगा? उसमें तो भी वक्त लगेगा मामा जी।
पता नहीं इस बारे में मैं इतना बेसब्रा क्यों हो रहा हूँ। बेसब्री किस बात की? हाँ हाँ नासिर बेटे, हम बूढ़े हो गए हैं ना। अभी तो आपकी उम्र। जो लोग जवानी का पल पल अपनी वजूद की आग में सुलग सुलग कर गुजार दें, वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं है मामा जी। लेकिन मुझे इस किस्म की बातें करने की आदत हो गई है नासिर बेटा। दिल जले तो होंठों से भी आग बरसती है। देखो ना खान, नासिर खान हमारे लिए सर्दियों का पक्का बंदोबस्त करके आया है। ये एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। ये किस लिए? मेरे पास थोड़े से पैसे बचे थे और ये स्वेटर मुझे अच्छे भी लगे और सस्ते भी। इन चीजों की हमें क्या जरूरत है? पैसे बच गए थे, तुम्हारे लिए 2 डब्बे कारतूस के लिए आते। कारतूस? हमारे काम आते हैं ना बेटा। लेकिन मैंने हमेशा बारूद की बू से नफरत की है। बारूद? हाँ मामा जी, गंधक की बदबू और धुएं की वजह से इंसानी तारीख की फिजा हमेशा के लिए आलूदा हो चुकी है। बारूद की इस आग ने तहजीब और शराफत के चेहरों को बिगाड़ कर रखा है। समझ में आ गई इनकी बात खान? इसने दुनिया में किताब के अलावा देखा ही क्या है। लेकिन मुझे किताबी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। किताब तो आपने मेरे हाथों में थमा कर रखी है। इस अजाब में तो मुझे आपने मुब्तला किया है। लेकिन किताब मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी और बंदूक अपने लिए। लेकिन मामा जी, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। चल क्यों नहीं सकते? चल सकते हैं, लेकिन जिन्हें चलाने का तरीका आता हो। देखो अली, मैं तुमसे आफताब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें उसका खास तौर पे ख्याल रखना होगा। जी। मेरा बेटा एक इंतहाई गैर जिम्मेदार किस्म का लड़का है और तुम्हें कदम कदम पर उसे गाइड करना पड़ेगा। देखिए काका जी, जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो वो अपने काम में किसी दूसरे की मुदाखलत को अपनी तौहीन समझता है। ये बेवकूफ़ी है उसकी। रही जिम्मेदारी की बात, तो वो खुद आप उसको सौंप चुके हैं। इसकी वजह तुम बेहतर समझते हो बेटा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो अपने काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, और इस बात का मेरे पास कोई हल नहीं। ये हल तुम्हें तलाश करना होगा बेटा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो तो ठीक है, लेकिन उसके मिजाज के बारे में आप जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चों के मिजाज उनकी माँ की वजह से किसी हद तक बिगड़ चुके हैं, लेकिन बेटा तुम एक अक्लमंद नौजवान हो। तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रख के इनके साथ चलना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटी यह है कि तुम आफ्ताब को किसी तरह सीधे रास्ते पे ले आओ बेटा। जी। पापा, आपका फोन है। अच्छा बेटा। अली तुम जाना नहीं, मैं आता हूँ। हेलो। आप यहाँ के लोगों से बड़े नाला और शाकी नजर आ रहे हैं। नाना और शाकी नहीं, इस घर के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी है नाजी। तुम आफ्ताब के साथ खुद को एडजस्ट क्यों नहीं करते? ये बात हम सब फील करते हैं। बात बातें करने की नहीं, कर सकने की भी होती है, और उसमें हमारी मर्जी और ख्वाहिशों को बहुत कम दखल होता है। हर ख्वाहिश के लिए कोशिश का एक रास्ता भी होता है। कोशिश तो मैंने की है, और मैं समझता हूँ आफ्ताब खुद बड़ा अच्छा और ठीक ठाक लड़का है, लेकिन उसकी कंपनी और उसके दोस्त, उसको उन आवारा और औबाश किस्म के दोस्तों से अलहदा करना तुम्हारा काम है अली। दैट्स योर ड्यूटी। जी। चलो ना जोशी, तुम्हारी बारी है। फिर किस ख्याल में खो गए जोशी? मैं तो इस मौसम के बारे में सोच रहा हूँ। मौसम तो वाकई बड़ा सुहाना है, बहुत ही हसीन। और हसीन मौसमों में खूबसूरत चेहरे भी आंखों के सामने आ जाते हैं। खूबसूरत चेहरे? ये किसका लेटर है? ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं, लेकिन आजकल इस किस्म के बेशुमार लेटर्स मेरे नाम आते हैं, लेकिन गुमनाम। ये वही टेलीफोन वाली लड़की तो नहीं जो अक्सर तुम्हें फोन पर कॉल करती रहती है? अंदाज तो उसी का मालूम होता है, लेकिन आई डोंट नो यार, ये खुद को छुपाने का मतलब। सस्पेंस डियर सस्पेंस, इसे कहते हैं राज और न्याज की पहली मंजिल। रोमांस की दुनिया में सारा मजा तो इसी सस्पेंस का होता है प्रिंस। सस्पेंस खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं रहता। लेकिन इस दफा तो कुछ क्यों दिया है यार। क्यों? किस बात का? मुलाकात का।
मरी में। मरी तो बड़ी रोमांटिक जगह है यार, सो चार्मिंग। लड़की बाज़ौक मालूम होती है, लेकिन कब कब का तो सारा सस्पेंस है यार। शायद अगले खत में बताती चले। उसके घर वालों ने अभी तक वहां जाने का प्रोग्राम फाइनल नहीं किया यार। हमारा अपना प्रोग्राम तो फाइनल है ना प्रिंस, क्योंकि स्नोफॉल का मौसम भी गुजरने वाला है। मैं तो डरता हूँ यार, कहीं ये स्नोफॉल हमारी डाउनफॉल ना हो जाए। डाउनफॉल कैसे? मरी में तुम्हारी रोमांटिक मसरूफियात की वजह से हमारी कंपनी पर असर पड़ सकता है। तुम्हारा यार तुम्हारे बगैर जन्नत में भी जाना पसंद नहीं करेगा। यार ये कौन आ गया? मेरे पापा का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इसे जरूर पापा ने भेजा होगा। फिर मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ और मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ओके। सिविलाइज्ड लोग इस बौने तरीके से किसी की महफिलों में मदाखलत नहीं किया करते। मुझे एक नहायत सिविलाइज्ड बुजुर्ग ने तुमसे मिलने की हिदायत की थी और मैं तुम्हें भी एक मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता इंसान समझता हूँ। एक मुहज़्ज़ब और एजुकेटेड पर्सन अपने बुरे भले की तमीज़ कर सकता है। उसे तुम्हारी नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। देखो आफ्ताब, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दिलाऊं। तुम्हारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप चुका हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। तुमने कभी ये भी सोचा है कि तुम्हारी मामूली सी बेपरवाही तुम्हारे बाप के करोड़ों की बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है? तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा ही। प्लीज मुझे माफ करो। तुम मेरी बातों का गलत मतलब ले रहे हो आफ्ताब, और मुझे तुम्हारे बिजनेस की फिक्र है, तुम्हारे फर्म की। बिजनेस और फर्म महज मेरे लिए मसरूफ रहने का एक बहाना है। ये मेरे लिए रोटी का मसला नहीं है। रोटी का मसला नहीं? तुम्हारा मसला मेरा मसला नहीं हो सकता और मेरा मसला तुम्हारा। तुम समझ गए? मैं समझ चुका हूं खूब अच्छी तरह, और आज के बाद ये बंदा बड़े गुस्से की हालत में निकला है सर। इसे मैंने इसकी हैसियत बता दी है खादिम हुसैन। पराए कपड़े पहनकर ये लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। इन लोगों की वजह से हमने गांव जाना छोड़ दिया और पापा ने फिर से गुल मोहम्मद साहब ने इसे सर चढ़ाया हुआ है और अब तो बेगम साहबा के घर से भी इसको कॉल आते रहते हैं। बेगम साहब